मेरे बचपन की बात है। जब मैं 11-12 साल का था तब गांव छोड़कर शहर में शिफ्ट हो गया। उस वक्त मैं धार्मिक किस्म का नहीं था और ना ही मुझे हिंदी और इंग्लिश को समझने की ज्ञान थी। तो यहाँ पर आकर मैंने पहला होम ट्यूशन पकड़ा। पहले दिनों में सर मुझसे यही पूछे कि आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं। उस वक्त मैंने कुछ सोच नहीं रखा था, इसलिए जो सुन रखा था वही बोल दिया कि मुझे इंजीनियर बनना है। फिर सर बोले कि इंजीनियर तो डिस्कवर की गई चीज़ों को ही मॉडिफाइड करते हैं, पर साइंटिस्ट नई और अज्ञात चीज़ों को खोज निकालते हैं और यह दिमाग के बहुत तेज़ भी होते हैं। इसलिए वह मुझसे यह चुनने को कहें। मुझे बचपन से अपने मानसिक शक्तियों को बढ़ाने का बड़ा शौक था और दुनिया में ऐसी चीज़ों को लाने का भी शौक था जो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसलिए मैंने तुरंत ही सर को जवाब दिया कि मुझे साइंटिस्ट ही बनना है। उस वक्त मुझे इस दुनिया में साइंटिस्ट से ज़्यादा तेज और कोई नहीं लगा, इसलिए मैंने साइंटिस्ट बनना ही चुना। 2-3 साल बीत गए और अब मेरे होम ट्यूटर भी छोड़ गए थे। वह एक बात मेरे पापा जी से कहे थे जो मुझे पूरी तरह से कंठस्थ था। वह बोले थे कि मैंने इनका बेस मजबूत कर दिया है और यह बहुत जल्दी भी सीखते हैं, इसलिए आगे की पढ़ाई चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। उनके इस बात की वजह से मैंने फिर कभी भी ट्यूशन नहीं पकड़ा और मुझे अपने मानसिक शक्ति को बढ़ाने का भी बड़ा शौक था, तो आगे की पढ़ाई सब खुद से करने का डिसीज़न लिया। सब सब्जेक्ट को खुद से समझने की कोशिश करता था ताकि मैं अपने दिमाग को और भी तेज़ कर पाऊँ। 6 से 10th क्लास तक मैंने सेल्फ स्टडी किया और पास आउट भी किया। उस दौरान मुझे मैथ्स और साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। बाकी सब्जेक्ट्स को भले ही खुद से कंप्लीट ना कर पाऊँ, लेकिन इन सब्जेक्ट को मैंने खुद से पूरा कंप्लीट किया था। इन सब से मेरी समझने की शक्ति बढ़ी थी। मटेरियल साइंस के बारे में भी बेसिक नॉलेज हो गई थी। पर अब मैं एक पक्का एथियस्ट भी बन चुका था। कई साल बीत चुके थे। मुझे मोबाइल और इंटरनेट के एक्सेस भी मिल गए थे। मेरे दोस्त सब अपने जीवन की और रोज़मर्रा की काम की स्टेटस, स्टोरी और पोस्ट डाला करते थे। हीरो हीरोइन को फॉलो किया करते थे, पर मुझे यह सब एकदम से नापसंद था। तभी मैंने सोशल मीडियाज़ का इस्तेमाल अपनी ज्ञान बढ़ाने के लिए करने लगा। इसी दौरान इंस्टाग्राम पे कनेक्टिंग कॉन्शियसनेस नाम की एक पेज को भी पाया जो मुझे सबसे अलग लगा। उन्हीं के वजह से मैं दुनिया के डार्क फोर्सेस के बारे में अवेयर होना शुरू हुआ। इसी दौरान मेरी झुकाव स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी होने लगी। कई सारे महापुरुषों के बारे में भी सुनने लगा, कृष्ण जी के बारे में भी सुनने लगा। तब मुझे पता चला कि साइंटिस्ट से भी बड़े इस दुनिया में जीनियसेस होते हैं और उनसे बड़ा और कोई नहीं। तभी मैंने अपना लक्ष्य बदल दिया और ठान लिया कि मुझे गॉड हेड पर्सनालिटी ही हासिल करना है। ऐसा होना है जो सब चीज़ समझने और करने में सक्षम हो। यह शुरुआती चरण था। मुझे यह भी नहीं पता था कि ऐसा बनने के लिए कांटों भरी रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो इसी वक्त से मैं जीवन की रोलर कोस्टर राइड पर सवार हो गया था। जीवन की खट्टी मीठी स्वाद मिलना शुरू हो गई। इसी दौरान मैंने पहला एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना भी किया था। अकेले में रोया, पर जब वो ठीक हो गया तब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे मैं बहुत ही खुश हुआ और जोश में आकर यूनिवर्स से यह कह डाला कि अगर प्रॉब्लम से इतना सीखने को मिल रहा है और यह मुझे मजबूत कर रहा है तो मुझे और प्रॉब्लम चाहिए। यह मेरी जोशीली हरकत थी, पर पता नहीं था कि जाने अनजाने में बोली गई यह शब्द बवंडर लेके आएगी। कुछ टाइम बीत गया और 2021 का वक्त आ गया। 10 मई की शाम थी, जिस वक्त मैं सूरज को देखने के लिए खिड़की से झांका। तभी मैंने सूरज के सामने बादलों से शिव जी का आकृति बना हुआ देखा। उस वक्त तक मैंने भगवान पर विश्वास करना शुरू कर दिया था, लेकिन शिव भक्त नहीं था। पर फिर भी उनकी आकृति देखकर मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई। मैंने दिल पर अपना हाथ रखकर उनको महसूस किया
नमन किया और फिर कैमरा लेने के लिए भागा, पर फिर रुक गया क्योंकि वह तेज़ी से गायब भी हो रहे थे और मैं उन्हें मन भर देखना चाहता था। इसलिए वहीं पर रुककर देखने और महसूस करने लगा। वह एकदम वॉरियर के पोज में थे। उनकी जटाएं हवाएं से उधिया रही थी। दाएं पैर को आगे रखकर वह थोड़ा मुड़कर खड़े हुए थे और त्रिशूल को साइड में तलवार की तरह पकड़े हुए थे। इन सब को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानिए वह मुझसे कह रहे हों कि स्टे स्ट्रांग। उस वक्त मुझे फीलिंग आई थी कि मुझे मजबूत बने रहने को कहा जा रहा है, तो सोचा कि प्रॉब्लम आएगी तो नई ब्लेसिंग भी होगी, सीखने को मिलेगा, इसलिए लड़ूंगा। पर यह नहीं पता था कि कम समय में बहुत बड़ी बदलाव आने वाला है। फिर उसी मई महीने से ही लगातार लाइफ और देश से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। मैं जिनसे प्यार करता उनको ही बार बार चोट पहुंचाकर मुझे अंदर से तोड़ा जाता था। मेरे वजह से सालों तक किसी ने जीवन और मृत्यु से लड़ा, बार बार अपना खून बहाया। इतनी बुरी हालात में होने के बाद भी 1-1.5 साल तक हॉस्पिटल में रहकर उसने बहुत ही बहादुरी से नेगेटिव एनर्जी और बुरे लोगों के अटैक से लड़ा। उस वक्त कितने लोग देवदूतों की तरह मदद भी करने आ गए थे। वह अपना काम धाम छोड़कर अपनी शादी में देरी कर कर दिन रात पास रहकर मदद किया करते थे। इस वक्त प्रॉब्लम आने की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। एक दिन में 5-6 प्रॉब्लम आते थे और सब इमोशनल कर देते थे। यह सब तेज़ी से आकर मेरे रॉन्ग इनर एस्पेक्ट को तेज़ी से मिरर्ड करते थे। मेरे जीवन में मौजूद सब लोग एवं यूट्यूब सब्सक्राइबर्स भी तेज़ी से मेरे अनहील्ड इनर एस्पेक्ट को मिरर करने लगे। इन सब से पेन और सफरिंग बहुत हुई, लेकिन मैंने सबसे लेसन्स लेकर अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश किया। और जब भी मैं ऐसा करता था तो सब ठीक भी होने लगता था। यही बात मुझे और भी ज़्यादा चौंका भी देती थी। इस दौरान मैं शिव को अपना गुरु मान चुका था और इन सब से परेशान होकर कहता था कि मुझे सिखाना ही है तो दूसरों को हट करके ना सिखाइए भगवान। पर मैंने बचपन से ही खुद को इम्प्रूव करने के बजाय और किसी चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं दिया था। और जब कोई ऐसा करता है तो ईश्वर भी उसको इम्प्रूव करने के लिए और किसी चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं देते। इसलिए मेरी अवेकनिंग भी पेन और सफरिंग से ही शुरू हुई। इस दौरान मेरे साथ कई सारी अनबिलीवेबल मिस्टिकल घटनाएं हुई हैं। प्रॉब्लम एकदम से अनएक्सपेक्टेड वे में तेज़ी से आते थे और चमत्कारी तरीके से ठीक भी हो जाते थे। इन सब के वजह से आत्म और दुनिया के रियलिटी के बारे में मेरी कई सारी विश्वास एकदम से उड़ते चले गए। उसी दौरान मैंने यह पोस्ट भी किया था। 1-1.5 साल बीत गए। प्रॉब्लम आने की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई थी, पर अब मैं एकदम कमज़ोर पड़ गया था। एक बार में कई सारे प्रॉब्लम आते थे और इमोशनल कर जाते थे, तो मेरा अब मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। साइकोलॉजी बिगड़ने लगी, जिसके वजह से मेरे हेल्थ पर भी असर पड़ा। इस दौरान मैं एकदम बच्चा के समान हो गया था। बात बात पर इमोशनल हो जाता था। मुझसे कुछ ठीक से भी नहीं हो रहा था। इवन मैं ठीक से किसी से बोल भी नहीं पा रहा था। मन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था और कई सारे अट्रैक्शन और एवर्जन से ग्रसित हो गया था, जिसके वजह से मैं रुक रुक कर और थोड़ा तोतलापंती जैसा भी बोलता था। मेरे मन की फोकस और कंसंट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं किसी एक सिंपल सेंटेंस को एक बार में पढ़कर समझ भी नहीं पाता था। लगभग 5-6 बार उस सेंटेंस को पढ़ने पड़ते थे। प्रेजेंट में तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहता था। सुबह से रात पूरा ओवर थिंकिंग से गुजर जाते थे। शरीर भी जवाब दे रहा था। कुछ खाता था तो ठीक से पचता नहीं था। इतना पतला दुबला हो गया था कि 6 फुट होने के बावजूद भी मात्र 45-50 किलो का हो गया था। इन सब से मेरा सर दिन भर भारी रहता था, दर्द करता था और मैं अपनी पहले की पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में भी बहुत कुछ भूल चुका था।
अपनी यह हालत देखकर मैं बहुत परेशान भी हुआ और बोला करता था कि मुझे यह क्या हो गया है। शरीर और मन साथ देने के बदले सिर्फ प्रॉब्लम क्यों दे रहे हैं? बाकी इंसानों का सब ठीक कैसे है और मेरा क्यों नहीं? किस जन्म का कर्म फल मिल रहा है मुझे? ऐसी अनेकों प्रकार का विचार किया करता था। इन सब के वजह से मुझे जीने से ज़्यादा आसान मरना लगने लगा था। यह सब और 1-1.5 साल तक चला था, लेकिन फिर भी मैंने ऐसी हालत में भी ऊपर वाले पे आशा करना नहीं छोड़ा। मुझे विश्वास था कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, मुझे मजबूत बनाने के लिए हो रहा है और एक दिन सब ठीक भी हो जाएगा। इन्हीं आशाओं और ऊपर वाले पे विश्वास सब के वजह से मुझे प्रॉब्लम से लड़ने और गुजरने की शक्ति मिलती थी। मेरे साथ अब जो यह सब होने लगा था, इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से कुंडलिनी अवेकनिंग पीरियड कहते हैं। इस वक्त मैंने काफ़ी साल से ब्रह्मचर्य का पालन भी किया था। अपनी अनुभव से बताऊं तो इमोशंस हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में पुल बनाता है। यह हमें सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ता है। तो हम इमोशनल होते हैं तो हमारी अटेंशन कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाता है, और एक बार जब हमारी अटेंशन सबकॉन्शियस मन में शिफ्ट हो जाता है तब छोटे दिमाग के पास मैकेनिकल प्रेशर जनरेट होता है। इससे हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ खिंचाने लगती है। इस तरह से इमोशन हमारे कुंडलिनी को जागृत करने में मदद करती है। तो उस टाइम पर मैं ऑलरेडी इमोशनल कर देने वाले सिचुएशन से गुजर रहा था, इसलिए मेरी इमोशन ब्रह्मचर्य के द्वारा स्टोर्ड उस शक्ति को ऊपर भी खींच रहे थे। जैसे ही वह ऊपर उठना शुरू की थी, वैसे ही मेरे चक्रास क्लियर और हील होने लगे। जो इनमें डिफेक्ट थे उसी को ठीक करने के लिए मेरे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट हो रही थी। मेरे साथ हो रही प्रॉब्लम्स इन्हीं डिफेक्ट्स को मिरर कर रही थी, पर उस वक्त मैं यह सब समझ नहीं पा रहा था। उस वक्त तो मुझे स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के बारे में कुछ ठीक से भी नहीं पता था। इमोशंस और माइंड को हैंडल करने का ज्ञान भी नहीं पता था, और तभी मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग शुरू हो गई थी। इसलिए मेरी साइकोलॉजी बिगड़ी थी। इन सब के बारे में ज्ञान नहीं था, फिर भी इमोशंस ने मुझे सबकॉन्शियस माइंड के साथ जोड़कर मेरे इंट्यूसिव एबिलिटी को बहुत बढ़ा दिया था। इससे मैं शिव से और अच्छे तरीके से जुड़ गया था। वह मुझे इंट्यूशंस के ज़रिए भी गाइड करते थे। इसी के वजह से वैसी हालात में होने के बावजूद भी मैं YouTube पर उस वक्त कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो भी बना पा रहा था। लेकिन उस वक्त मैं कॉन्शियस रहने की एबिलिटी बहुत खो दिया था। जो भी कर रहा था वह सब अनकॉन्शियसली ज़्यादा कर रहा था। उसी वक्त वीडियो पर लोग कमेंट करके बोलते थे कि भाई तेरे वीडियो में लॉजिक नहीं दिखती। दिखेगी भी कहाँ से, मेरा कॉन्शियस माइंड ही डीएक्टिव हो गया था। इस वक्त इन सब के बारे में ज्ञान ना होते हुए भी और अवेयर ना होते हुए भी इन सब से बाहर मुझे मेरे शिव निकलने में मदद की है। वो मुझे प्रकृति के द्वारा भी गाइडेंस देते थे और मेरे इंट्यूशंस के ज़रिए भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस वक्त जब मुझे पता चला कि मेरे इमोशनल और एनालिटिकल ब्रेन में वायलेंस नहीं है, तो मेडिटेशन करते वक्त मैंने सोचा कि इसको कैसे ठीक करूं। तो उस वक्त मेरा दोनों हाथ अपने आप पास आकर ऐसा मुद्रा बना लिया। फिर मैंने इसी के साथ ध्यान लगाया था, और बाद में मुझे यह पता चला कि यह मुद्रा हमारे मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करता है। तो फिर मैं चौंका भी था। इस तरह से शिव मुझे इंट्यूशंस के ज़रिए गाइड करते थे। यह सब प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से ही मुझे स्पिरिचुअलिटी के और गहराई तक ले गई। एक्सरसाइज तो पहले से करता था, पर जब मैंने मेडिटेशन, योगा और आत्मचिंतन सब करना अपने जीवन में शामिल किया, तो मुझे प्रॉब्लम का जड़ पता चलने लगा। मैं लड़ता गया और फिर ग्रेजुअली उनकी कृपा से जीत भी पा लिया। शिव हमें हर पल गाइडेंस देते हैं। जब से मैंने उनको गुरु माना था, तब से उनकी इशारे को समझने की एबिलिटी डेवलप होने लगी थी। उन्हीं को मैं समझता गया था और निकल भी गया। शिव के सूत्र हर तरफ से प्रकट हो रहे हैं और हमें गाइड कर रहे हैं। उनके ही सूत्रों से हमारा उद्धार होता है और कमी से विनाश। वो हर एक वस्तुओं और व्यक्तियों के अंदर से प्रवाह होकर हमें गाइड करते हैं।
तो उन शिव सूत्रों को समझने की शक्ति ही हमारा उद्धार कर सकती है और कुछ नहीं, क्योंकि वह हमारे परम तत्व से आ रही गाइडेंस है। क्या मैंने अपने चैनल नेम का मतलब बता दिया? उस वक्त मेरे आसपास मौजूद हर एक वस्तुओं और व्यक्तियों से सीखने को मिलती थी, अभी भी निरंतर मिल ही रही है। और देखा जाए ना तो वह सब शिव के ही अलग अलग रूप हैं। तो उन सब को आभार प्रकट करने के लिए चैनल का नेम ही शिव सूत्रम रख दिया, उनको ही समर्पित कर दिया। खैर, इस सीरीज में ही बताऊंगा कि कैसे वह गाइड करते हैं और उसको बेहतरीन ढंग से कैसे समझ सकते हैं। तो यही है मेरी थोड़ी सी आत्म परिचय। इस वीडियो में थोड़ा अपने बारे में बताने का कारण यही है कि 3 साल से आप में से कई लोग रेगुलर अपलोड करने को कह रहे थे, पर मैं 3 साल से इरेगुलर ही हूँ। कारण यही सब है जो बताया। इस दौरान चैनल भी डाउन हुआ, पर एक बार रेगुलर हो जाऊंगा तो उठ जाएगा। आप में से कुछ लोग मेरे नॉलेज का सोर्स भी पूछा करते हैं। उसका भी कारण यह पिछले 3 सालों का झोंक ही है। जब इंसान ठोकर खाता है ना, तो उसकी बुद्धि अपने आप खुल जाती है। कई सारे उसके ट्रू सेल्फ पर चढ़े हुए कार्मिक लेयर्स, एगोटिक लेयर्स और ट्रॉमास जैसी परत हट जाते हैं। यही उसके ट्रू सेल्फ को ढक के रहते हैं। इसलिए हटने के बाद उसके ESP में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से उसकी अवेयरनेस पावर बढ़ जाती है। यह दुनिया तो हायर ट्रूथ का ही मैनिफेस्टेड रूप है ना। हर हायर नॉलेज यहाँ पे प्रकट हो रहा है। जब आप इस दुनिया को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें अपने 5 सेंसेस से उसके ऊपर की सच्चाई दिखती है, पर उसके पीछे छिपी हुई सच्चाई हमें इनर सेंसेस से पता चलती है। जितना ज़्यादा हमारे इनर सेंसेस एक्टिव होती है, हम उस चीज़ के पीछे छिपी हुई सच्चाई को उतनी ही गहराई से देख पाते हैं और एक टाइम पर हाईएस्ट ट्रूथ को भी एक्सेस कर जाते हैं। यही रहस्य है अनंत ज्ञान की भंडार से जुड़ने का। तो बाहर से सब कुछ जानने के बजाय अपने ट्रू सेल्फ पर चढ़ी हुई लेयर को हटाने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद किसी चीज़ के बारे में एक सेंटेंस सुनकर ही उसके काफ़ी गहराई तक झांक सकते हैं। मैं अक्सर अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करने से पीछे हटता आया हूँ। मैंने अभी तक यह सब किसी को बताया भी नहीं है, क्योंकि उन घटनाओं पर विश्वास करना मुश्किल है। वह व्यक्ति के विश्वासों और अवधारणाओं को चुनौती देता है। जैसे कि एक छोटी सी इस घटना को ही देख लीजिए। जब मेरा YouTube चैनल हैक हुआ था और मैंने टेलीग्राम पे बताया था कि कैसे अनएक्सपेक्टेड वे में रिकवर्ड हुआ, तो वह सुनने में कितना अविश्वसनीय लगा। वैसी ही अब पिछले 3 सालों की जर्नी है। दूसरा कारण एक्सपीरियंसेस को ना शेयर करने का यह था कि मुझे लगता था कि शेयर करने से ईगो हावी होता है, और यह बात पूरी तरह से सही है। इसलिए सोचता था कि जब तक ईगो और ट्रू सेल्फ में अंतर करना ना सीख जाऊंगा, तब तक नहीं करूंगा। पर अब ना शेयर करना मुझे चुनौतियों और प्रॉब्लम से भागकर अपने आप को हमेशा सेफ जोन में रखना लगता है, डरपोक की भांति। इसलिए इस सीरीज में मैं शेयर करूंगा। और वैसे भी अगर शेयर करने से उस एक्सपीरियंसेस से दूसरों का फ़ायदा होता है, तब तो करना ही चाहिए। पिछले कुछ सालों में मैं ईगो डेथ प्रोसेस से गुजरा हूँ, डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड से निकला हूँ। तो उस दौरान ईगो और ट्रू सेल्फ में थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट करना सीखा है। अभी भी सीख ही रहा हूँ, तो बस उन ज्ञानों को अब प्रैक्टिस में लाना बाकी है। अगर कहीं फंस भी गया तो शिव है ना, वह भक्तों को ज़्यादा देर तक माया में फंसे रहने ही नहीं देते, तेजी से अपने पास बुला लेते हैं। एक्सपीरियंसेस शेयर ना करके अब मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। कारण बहुत सारे हैं। देखा जाए तो मेरा जीवन भी बहुत लेसन से भरा हुआ है, जो आजकल के युवाओं के लिए ज़रूरी भी है। जब 10 रुपये में अन्न के बोरे आते थे और 1 रुपये में 4 आइसक्रीम मिलते थे, तब मेरा परिवार लखपति और करोड़पति हुआ करता था। पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन 2015 में 1 साल में ही सब प्रॉपर्टी और पैसे चले गए। मात्र एक घर, और जिस पर वह था वही ज़मीन बच गया। उसके बाद मेरे परिवार वाले भी काफ़ी सफ़र किए। पापा जी भी इधर उधर से इंतज़ाम करके कितने सारे फैक्ट्री, दुकान खोलने की कोशिश किए, लेकिन सब बंद पड़ गया। अब उसे किस्मत का खेल माना जाए या फिर कर्म का, बात एक ही है। उसके बाद उनका शरीर ही साथ छोड़ दिया। कुछ भी करने की हालत में ही वे नहीं रहे। मैंने भी कितने सारे काम करने की कोशिश किया, लेकिन वह भी असफल हुआ।
और फिर पिछले 3 सालों का जोक जो मुझे पूरी तरह से बदल दिया, जिसके बारे में मैंने किसी को बताया ही नहीं है। बचपन से ही मेरी कुछ ऐसी मेंटल एटीट्यूड थी जो मुझे हारने नहीं दी, उल्टा उन सब का इस्तेमाल करके खुद को पावरफुल बनाने के लिए किया। उस एटीट्यूड से मैं कॉन्शियसली अवगत नहीं था, इसलिए 2 साल पहले ईगो डेथ प्रोसेस के दौरान उसको भूलकर खोया भी था, जिसके वजह से एकदम बच्चा के समान हो गया था, कुछ भी अता पता नहीं था। फिर मैंने सब चीज़ शुरू से सीखा, जैसे मानो मेरा दोबारा जन्म हुआ हो। इस तरह से इस जीवन में मैंने सब कुछ ट्रायल और एरर मेथड से सीखा है, पेन और सफरिंग से सीखा है, और अभी भी कंटिन्यूसली सीख ही रहा हूँ। इस दौरान मैं एवरेज इंसान से भी बहुत नीचे मानसिक और शारीरिक तौर पे गिरा हूँ, उतना जहाँ पर जीने से ज़्यादा आसान मरने लगने लगा था, और फिर वहाँ से एवरेज इंसान से बहुत ऊपर भी आया हूँ। अब मुझे वह सब एक्सपीरियंसेस और ज्ञान इस दुनिया और खुद पे मास्टरी हासिल करके आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने में मदद करती है। तो उन्हीं ज्ञानों को एज अ फ्रेंड और भाई की तरह आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप उतना सफ़र ना करो। और ऐसी सिचुएशंस तो सबके जीवन में आती भी रहती है, तो अगर आप सफ़र कर भी रहे हो तो अपनी शक्ति रियलाइज़ करके निकल जाओ। पिछले 3 सालों में मैंने काफ़ी सारी अलग अलग तरह की सिचुएशन से नॉन स्टॉप लड़ा है। वो बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल थी, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल भी। वह सब मेरे जीवन में ड्रास्टिक चेंजेस लाए हैं। एक ज़िंदगी में जितने ब्रह्मांड और आत्म के बारे में लेसन्स नहीं मिलते, ट्रॉमास और इनर हीलिंग नहीं मिलते, वह मुझे शिव की कृपा से मात्र 3 साल में मिले हैं। बिना कोई मेडिसिन्स के, थेरेपिस्ट के, मैंने आत्मशक्ति से, शिव की कृपा से अपनी पूरी हालत ठीक की थी, और बिगड़ी हुई साइकोलॉजी भी। इस दौरान मुझे मन के कई सारे अविश्वसनीय पहलुओं के बारे में पता चला है, और भी बहुत कुछ जिन सब की अज्ञानता की वजह से मुझे आजकल के लोग दुखी, पीड़ित और फंसे भटके हुए दिख रहे हैं। आजकल हम सांसारिक कार्यों और जीवन की परिस्थितियों से उत्पन्न हुई स्ट्रेस, डिप्रेशन और प्रेशर को इंसानों पर बुरी तरह से हावी होते हुए देख रहे हैं। खुद की ही लाइफ से लोगों को अनेकों तरह से परेशान होते हुए देख रहे हैं, और ऐसे अनेकों प्रकार की व्यवहार करते हुए देख रहे हैं, जैसे मानिए कि उनको पता ही नहीं है कि उनके अंदर एक विराट शक्ति मौजूद है, जिससे जुड़ने की कोशिश करके इन सब से बिना प्रभावित हुए बेहतरीन ढंग से लड़ सकते हैं। ऐसी पेन और सफरिंग भरी दुनिया में खुद को मैनेज करने की विधि आनी ही चाहिए। नहीं आना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, पर हमें बचपन से इन सब से लड़ने की शिक्षा ही नहीं दी गई है, और ना ही अपने उस असीमित शक्ति से जुड़ने की विधि बतलाई गई है। लेकिन अब आपको यह मानना होगा कि हमारा अस्तित्व सिर्फ इस दुनिया को समझने और इसकी रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही नहीं है, बल्कि इसको बनाने वाली, नए रूप में ढालने वाली अपनी शक्ति को याद करने के लिए भी है। कुछ बहुत ही पावरफुल सेजेस टेक्निक्स हैं, जिसके द्वारा आप इस दुनिया में रहकर ही अपने इन्फिनिट इंटेलिजेंस रखने वाली उस शक्ति से जुड़ सकते हैं, और सांसारिक कार्यों से और भी ज़्यादा एफिशिएंटली और पावरफुल तरीके से डील कर सकते हैं। उन टेक्निक्स की अभाव अभी भी मुझे यूट्यूब पर दिखती है, इसलिए उन्हीं प्राचीन और हिमालयवासी सेजेस की टेक्निक्स को हम इस सीरीज में कवर करेंगे। दूसरे शब्दों में बताऊं तो इस सीरीज में हम जीवन को सेज मोड में जीने का तरीका सीखने वाले हैं। मुझे नहीं पता इस सीरीज के कितने एपिसोड होंगे, पर जितने भी होंगे वह सभी अपनी आंतरिक शक्तियों से जुड़ना और कुछ ऐसे अनबीटेबल पर्सनालिटी डेवलप करने से रिलेटेड होंगे, जिसके जरिए हम सांसारिक कार्यों और अपने जीवन की और दुनिया की सभी सिचुएशन से सबसे बेस्ट तरीके से डील कर पाएँ। इस चैनल पर ऑलरेडी हम एक तरफ ब्रह्मांड की रहस्य को, सांसारिक फसावे को स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम जन्म सिर्फ इसके रहस्य को समझने के लिए ही नहीं लिए हैं, बल्कि उसका उपयोग करके रियलिटी को ऐसे इन्फ्लुएंस करने के लिए भी आए हुए हैं, जिससे खुद का और दूसरों का भी कल्याण हो। एक तरफ यूनिवर्सल सीक्रेट्स और मिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे, पर दूसरी तरफ इस सीरीज में उसको हार्नेस करना भी सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने नटराज के बारे में बात किया था, जो ब्रह्म, विष्णु और महेश की पावर को एक साथ दर्शाते हैं।
तो इस सीरीज में हम देखेंगे कि कैसे अपने अंदर मौजूद ब्रह्म, विष्णु और महेश की शक्ति से जुड़ सकते हैं, अपनी क्रिएटिव, सस्टेनिंग और डिस्ट्रॉइंग पावर को कैसे विकसित कर सकते हैं। यह मायावी दुनिया अपने चपेट में लेने के लिए हमें हर पल अलग अलग तरह के भ्रम में डाल दिया। उन सब को ओवरकम करने के लिए हमें माइंड और बॉडी को कुछ सर्टेन तरीके से प्रिपेयर्ड करना होगा। कुछ ऐसे मेंटल एटीट्यूड्स बनाने होंगे जो हमें अपने सोर्स के साथ कनेक्टेड रहकर इन सब से अच्छे तरीके से डील करने में मदद करें। उन्हीं एटीट्यूड्स को हम गॉडहेड पर्सनालिटी कह सकते हैं, सेज मोड कह सकते हैं, अनबीटेबल मोड में रहने की कला कह सकते हैं। तो उन्हीं को हम इस सीरीज में कल्टीवेट करेंगे। और यह कैसे होगा? देखिए, हमारा मन ही है जो हमारे और परमात्मा के बीच में दीवार बन के खड़ा है। यही हमारे अंदर मौजूद परमात्मा की शक्ति को रियलाइज करने से रोकता है और साथ में उन तक पहुंचाता भी है। यह सोर्स और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में मध्यस्थता करता है, मतलब इंटरेक्शन करता है। जब यह माइंड पवित्र होता है, इसके एटीट्यूड सेल्फ से अलाइंड रहते हैं, तब सोर्स की शक्ति बेहतरीन ढंग से फ्लो होकर एक इंसान की मानसिक शक्ति बढ़ाकर उसको असीमित बनाती है, जिससे वह इंसान सब कुछ कर पाता है। तो जब हम अपनी हीलिंग करके मन की एटीट्यूड्स को उस तरह से ढाल लेंगे जिससे अपने सोर्स के साथ कनेक्टेड रह पाएं, तो हमें गॉडहेड पर्सनालिटी हासिल हो जाएगी। सब माइंड का ही खेल है। इसके व्यवहार को समझ गए तो हम इंसान से भगवान बन जाते हैं, हम अनबीटेबल बन जाते हैं, सभी सांसारिक कार्यों और परिस्थितियों से ऊपर उठ जाते हैं। कुछ भी हमें प्रभावित नहीं कर पाता है, बल्कि हम उन सब को प्रभावित करते हैं। तो इस सीरीज में हम यही सीखने वाले हैं। परम आनंद की प्राप्ति करने के लिए हम पहले सुख को ना ढूंढकर दुख का निवारण करते हैं। फिर जब कोई दुख शेष नहीं रह जाता, तब हमें अपने आप आनंद की प्राप्ति होने लगती है। इसी प्रकार अपनी आत्मशक्ति से जुड़ने के लिए पहले उससे दूर करने वाली चीज़ों का निवारण करना चाहिए, जैसे कि ट्रॉमास, कर्मा और कुछ ऐसे मेंटल एटीट्यूड्स जो हमारे सेल्फ पर कवर की तरह काम करके उसको ढक देती है। तो पहले इन सब का निवारण करेंगे। वर्तमान समय में तो युग परिवर्तन की बेला भी चल रही है और इस दौरान कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को एक नए लेवल तक ले जाने के लिए सबसे पहले इनर हीलिंग की ज़रूरत है। डायरेक्ट अपनी शक्ति को रियलाइज़ करने की कोशिश करना ठीक नहीं है। लव लाइट के तरफ डायरेक्ट हमें नहीं भागना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ही है, बुरी सिचुएशंस ही हैं जो हमारी जड़ मजबूत करती है। मैं भी 2021 से पहले सिर्फ अपनी मानसिक शक्तियों को बढ़ाकर पावर रियलाइज करने की कोशिश करता था, लेकिन हुआ क्या? हमारे पर 3 साल की नॉन स्टॉप बवंडर आ गई। उसी प्रकार अगर आप बिना अपनी हीलिंग किए हुए आगे बढ़ते हैं और अगर आप पर ज़्यादा कार्मिक लोड्स और ट्रॉमास हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस वक्त वह सब तेज़ी से निकलेंगे। इसके वजह से आपको नॉन स्टॉप पेन और सफरिंग का सामना करना पड़ सकता है। कलेक्टिव ह्यूमंस भी डिविजन्स में बढ़कर अपनी हीलिंग करने वाले रिचुअल्स नहीं कर पा रहे हैं और इसी के वजह से स्पिरिचुअल रिसर्च के हिसाब से बताऊं तो वर्ल्ड वार और कई सारी अपोक्लिप्सेस की होने की संभावना बढ़ती जा रही है। पृथ्वी की जो कलेक्टिव कर्म, ट्रॉमास और ट्रिगर्स हैं, उसको रिक्वायर्ड अमाउंट में लोग हील नहीं कर रहे हैं, इसलिए वह अपकमिंग अपोक्लिप्सेस के द्वारा निकलने की अपनी रास्ता बना रहे हैं। गॉडहेड पर्सनालिटी हासिल करने की इस जर्नी पर हम पहले अपनी हीलिंग पर ध्यान देंगे। इससे कलेक्टिव हीलिंग में भी बहुत मदद मिलेगी। एक इंसान भी यह ठीक से करे ना तो महर्षि इफेक्ट के अनुसार वह 7000 इंसानों को अकेले हील कर सकता है। कलेक्टिव पर और भी कई तरह की फ़ायदा पहुंचा सकता है। यह ऐसे इंसान होते हैं जो दुनिया के सामने ना आते हुए भी पीछे से उनकी मदद करते हैं। तो इस सीरीज में हम अपनी हीलिंग पर खास करके ध्यान देंगे। इससे पर्सनल फ़ायदा भी होगा और मे भी उससे अपकमिंग अपोक्लिप्सेस की इंटेंसिटी भी थोड़ी कम हो जाए। ना भी होए तो वह भी शिव की ही इच्छा है, जरूर कुछ अच्छी कारण होगी। खैर, हमें असीमित होना है। अभी भी मेरे ऊपर खुद को जानने और गॉडहेड पर्सनालिटी हासिल करने की भूत सवार है। सभी इच्छाओं को त्याग करके भी देखा है और इसको भी, पर हम सब कुछ न कुछ इस दुनिया में करने आए हैं, इसलिए उसके लिए कुछ इच्छाएं रखना भी जरूरी हो जाती हैं। और जो इच्छाएं मुझे विकसित करने में मदद करती हैं
उसे तो मैं कभी त्यागता भी नहीं हूँ। यह बात हमेशा याद रखें कि हम इस दुनिया में सिर्फ अपनी आत्म रियलाइज करके इस दुनिया से अलग होने नहीं आए हैं, बल्कि संसार में जन्म लिए हैं तो इसके प्रति हमारा कुछ काम भी है। इसलिए अपनी शक्ति रियलाइज करके इसे अलग नहीं होना है, बल्कि इसको नए रूप में ढालने में मदद भी करना है। इससे हमारा परलोक की दुनिया भी सुधरेगी। चॉइस आपकी है, पर अभी तो युग परिवर्तन की बेला भी चल रही है, इसलिए जितना हो सके उतना इस दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करना है। मैं अभी तक सामाजिक सुधारवाद और लोगों को गाइड करने पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था, इसलिए चैनल पर सेल्फ अवेयरनेस की स्पेशल वीडियो बनाता ही नहीं था। पर अब सबसे हटकर उस जर्नी की शुरुआत इस सीरीज से करेंगे। मैं अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक लक्ष्य को पूरा करने का भी तीव्र इच्छा रखता हूँ। जैसे कि मुझे समाज को सुधारने में मदद करना है, नई सिविलाइजेशन जो बैठने वाली है उसको लाने में मदद करना है, सुव्यवस्थित प्रणाली को लाने में मदद करना है, वगैरह वगैरह। यह सभी है जो मुझे और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। आप यह कहावत भी सुने ही होंगे कि जो दूसरों के लिए जीता है वही असली पावरफुल बन पाता है। तो मैं इसे थोड़ा पर्सनली भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इसलिए आपको भी यही सजेस्ट कर रहा हूँ। एक बार खुद ही दूसरों के लिए जीकर एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए कि आप में क्या परिवर्तन आता है। खैर, यह सब बेहतरीन ढंग से कैसे किया जा सकता है उसकी हम चर्चा करेंगे। कभी सोचा है आपने कि आज की दुनिया इतनी खराब क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रियल मैस्कुलिनिटी ही नहीं है। लड़कों पर यह जिम्मेदारी होती है कि दुनिया को सुंदर बनाए, पर वह अपने रियल मैस्कुलिनिटी में ही नहीं है। जो आजकल दिखता है वह सब डार्क, वुंडेड और सेल्फिश टाइप मैस्कुलिनिटी है। आज के युवा अपने अंदर मौजूद फेमिनिनिटी से ठीक से कनेक्ट ही नहीं होते, इसलिए उन्हें रियल मैस्कुलिनिटी का भी आभास ही नहीं होता, और वह इसी के वजह से सांसारिक कार्यों और परिस्थितियों से ऊपर उठने की शक्ति भी नहीं पा पाते, उसी में उलझ जाते हैं। तो दुनिया को बेहतरीन बनाएंगे यह तो दूर की बात हो गई ना। बेहतरीन दुनिया बनाने के लिए पहले ऐसे खुद के अंदर काम करने की ज़रूरत है। हम यह सब कल्टीवेट करेंगे इस सीरीज में। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो सोशल इश्यूज में इंटरेस्ट रखते हैं वह अपनी इनर सोर्सेस से जुड़ने की कोशिश ही नहीं करते, जिसके वजह से वह ठीक से एक्शन नहीं ले पाते, अच्छा नियम कानून नहीं बना पाते। और जो अध्यात्म में इंटरेस्ट रखते हैं वह सोशल इश्यूज में ही इंटरेस्ट नहीं रखते। इनके पास वह पावर होती है कि यह संसार को अच्छे नियम कानून दे सके, पर यह इसमें जंप ही नहीं करते। अधिकतम स्पिरिचुअलिटी के फैंटेसी और कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। तो इस जर्नी पर हमें ऐसा नहीं होना है, ऐसे भीड़ में नहीं चलना है। मुझे यह पसंद भी नहीं है, क्योंकि इसी के वजह से समाज में कभी सुधार नहीं आ पाता। हम अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ने की प्रयास करके सब चीज़ को बेहतर ढंग से समझने की शक्ति विकसित करेंगे। ज़्यादा ध्यान ईगो, मेंटालिटी और अपनी हीलिंग को बेहतरीन ढंग से समझने की तरफ देंगे, क्योंकि सब इन्हीं का खेल है। और कुछ ऐसे सर्टेन मेंटल एटीट्यूड भी बनाएंगे जिससे सांसारिक कार्यों, दुख और पीड़ा जैसी अनेकों परिस्थितियों और सोशल इश्यूज से अप्रभावित होकर बेहतरीन ढंग से लड़ पाएं। आप में से कई लोग आने वाले सिचुएशंस के लिए कैसे तैयार हों इसके बारे में भी पूछते हैं। तो मानसिक तौर पे तैयार होने से बेहतर चीज़ और क्या हो सकता है? चिंता ना करें, यह भी इस सीरीज में कवर हो जाएगा। तो अब भोलेनाथ को प्यार भरी भाव से याद करके शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय।